बिहार की राजनीति में एक ऐसा खेल हुआ जो पर्दे के पीछे महीनों से चल रहा था और जब पर्दा उठा तो पूरा बिहार हैरान रह गया। नीतीश कुमार, जो आदमी 20 साल से बिहार की सत्ता का केंद्र था, वो अचानक दिल्ली जा रहा है राज्यसभा के लिए और उनकी जगह उनका बेटा निशांत कुमार बिहार की राजनीति में एंट्री ले रहा है। यह सब इतनी चुपचाप हुआ, इतनी सफाई से हुआ कि विपक्ष को भनक भी नहीं लगी, मीडिया को कानों कान खबर नहीं हुई और जब तक लोगों को समझ आया डील हो चुकी थी। लेकिन सवाल यह है कि यह खेल आखिर किसने खेला? नीतीश कुमार खुद चाहते थे दिल्ली जाना या उन्हें मनाया गया? और अगर मनाया गया तो किसने मनाया, कैसे बनाया? आज हम आपको वो पूरी कहानी बताएंगे जो अभी तक पर्दे के पीछे थी, उन 5 किरदारों की कहानी जिन्होंने बिहार की सत्ता का ये उलटफेर लिखा और ये भी बताएंगे कि अगले कुछ महीनों में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाने वाली है। तो बने रहिए क्योंकि असली कहानी अभी शुरू होती है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। नवंबर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं और इस बार कुछ अलग होता है। बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, जदयू से ज़्यादा सीटें, और तब दिल्ली में एक सोच बनती है कि अब बिहार में अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए, बीजेपी का मुख्यमंत्री। लेकिन नीतीश कुमार इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ने वाले नहीं थे। वो कुर्सी पर बैठ गए, शपथ ले ली। बीजेपी चाहती थी नीतीश सीएम ना बने, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं कर पाए। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। दिल्ली में फैसला होता है कि ठीक है, अभी नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को सम्मान के साथ बिहार से एग्जिट कराना है और ये काम होगा धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के। अब सोचिए, ये काम इतना आसान नहीं था। नीतीश कुमार कोई एक नए नेता नहीं है, 20 साल का अनुभव है, हर चाल समझते हैं, हर दांव जानते हैं। उन्हें मनाना, उनकी शर्तें मानना और साथ में ही सुनिश्चित करना कि जदयू में कोई बगावत ना हो, ये सब एक साथ करना था और इसलिए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 5 किरदारों की जरूरत पड़ी। 20 नवंबर 2025 से लेकर 5 मार्च 2026 तक, यानी कुल 105 दिन। इन 105 दिनों में पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ वो अब हम एक एक करके खोलते हैं। तो आइए अब मिलते हैं उन 5 किरदारों से। पहला नाम अमित शाह। ये पूरे ऑपरेशन के सबसे बड़े शिल्पकार हैं। जब नवंबर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और नीतीश फिर भी सीएम बन गए, तब अमित शाह ने ठान लिया कि अब इस काम को सही तरीके से करना है। उन्होंने बिहार की हर गतिविधि पर नजर रखी, अधिकारियों से लेकर नेताओं तक सबको इस काम में लगाया और खुद नीतीश कुमार से सीधे बात करते रहे। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, चेहरा भले अमित शाह का था, लेकिन आखिरी फैसला हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच, और इन दोनों के बीच पुल का काम किया अमित शाह ने। यानी डील के सूत्रधार भी वही और डील कराने वाले भी वही। 5 मार्च को जब नीतीश कुमार का राज्यसभा नॉमिनेशन हुआ, उस दिन अमित शाह खुद पटना आए थे और जब दिल्ली लौटे तो उनके स्पेशल चार्टर में एक और नाम था और वो नाम है हमारा दूसरा किरदार। दूसरा नाम ललन सिंह। ललन सिंह को समझना है तो एक बात याद रखिए, नीतीश कुमार ने अब तक जितने भी बड़े फैसले लिए हैं, ललन सिंह की सहमति के बिना नहीं लिए। ये वो आदमी है जो नीतीश के संघर्ष से शिखर तक साथ रहा है। इस पूरे ऑपरेशन में ललन सिंह का काम सबसे नाजुक था। नीतीश कुमार को बिहार से दिल्ली भेजना तो एक बात थी, लेकिन उससे भी मुश्किल काम था निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए मनाना। नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आना नहीं चाहते थे और यह काम ललन सिंह ने किया। जब निशांत तैयार हुए तब ललन सिंह ने नीतीश कुमार से जदयू के भविष्य पर बात की। सरकार की रूपरेखा क्या होगी, नीतीश कुमार की भूमिका क्या रहेगी, जदयू का क्या होगा, ये सारी डील बीजेपी के साथ ललन सिंह ने की। और इसलिए जब 8 मार्च को निशांत ने जदयू की सदस्यता ली तो पट्टा पहनाने वाला हाथ ललन सिंह के ही थे। अब तीसरे नाम की बात करते हैं, वो नाम है संजय झा का।
संजय झा फिलहाल जदयू के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और इस पूरे ऑपरेशन में इनका रोल था एक पुल की तरह, दिल्ली और पटना के बीच, जदयू और बीजेपी के बीच। ललन सिंह पर्दे के पीछे से डील दिख रहे थे, लेकिन सामने जो चेहरा दिखता था वो संजय झा का था। जदयू के बाद बीजेपी के टॉप लीडर्स तक पहुंचाना और बीजेपी का मैसेज वापस जदयू तक लाना, ये काम संजय झा का था। लेकिन इससे भी बड़ा काम था नीतीश कुमार के जाने के बाद जदयू में बगावत ना हो, पार्टी का सम्मान बना रहे, विधायकों से लेकर जिलाध्यक्षों तक सबको समझाया जाए। ये जिम्मेदारी संजय झा ने उठाई और कई मौक़ों पर वो निशांत कुमार को राजनीति के तौर तरीके सिखाते भी दिखे। अब बात कर लेते हैं चौथे नाम की। चौथा नाम है विजय चौधरी का। विजय चौधरी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद चेहरा है सरकार में। ये वो आदमी है जो नीतीश के साए की तरह रहता है, जहां नीतीश वहां विजय चौधरी। जब जब सत्ता परिवर्तन की खबरें जोर पकड़ने लगी, विजय चौधरी या तो नीतीश के आवास पर दिखे या संजय झा के घर पर। उनका काम था ये सुनिश्चित करना कि इस पूरे बदलाव के दौरान सरकार का कामकाज रुके नहीं और नेतृत्व परिवर्तन बिना किसी उठापटक के हो। नॉमिनेशन से एक दिन पहले सीएम हाउस में देर रात तक मीटिंग चली। विजय चौधरी वहां डटे रहे और जब बाहर निकले तो पहली बार औपचारिक रूप से बताया कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर विचार हो रहा है। अब अंतिम और पांचवें नाम की चर्चा कर लेते हैं। वो नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं और इस पूरे ऑपरेशन में यह बीजेपी की तरफ से वही काम कर रहे थे जो जदयू के तरफ से विजय चौधरी कर रहे थे। अमित शाह ने इन्हें नीतीश कुमार के साथ लगाए रखा, हर दौरे में साथ, हर मीटिंग में मौजूद। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि 27 फरवरी तक बजट सत्र चला, सम्राट चौधरी सदन में नीतीश कुमार को ही नेता बताते रहे, जबकि उन्हें पहले से पता था कि बिहार में बदलाव होने वाला है। लेकिन उन्होंने एक बार भी इसकी भनक नहीं लगने दी। अमित शाह के सीमांचल दौरे में 2 दिन तक उनके साथ डटे रहे सम्राट चौधरी। हर रणनीति की जानकारी उनके पास थी, लेकिन चेहरे पर कोई हलचल नहीं। तो ये थे वो 5 किरदार जिन्होंने मिलकर बिहार की सत्ता का ये पूरा खेल खेला। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, नीतीश कुमार खुद गए या उन्हें भेजा गया। देखिए, राजनीति में कोई भी नेता ये नहीं मानता कि उसे हटाया गया। हमेशा यही कहा जाता है कि मैंने खुद फैसला लिया, और नीतीश कुमार के मामले में भी यही कहानी सामने आ रही है। लेकिन जरा तस्वीर को थोड़ा पीछे से देखिए। नवंबर 2025 में बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनती है। उसके बाद से लगातार 105 दिन तक दिल्ली से लेकर पटना तक हर स्तर पर मंथन चलता रहा। अधिकारी लगे, नेता लगे, खुद अमित शाह लगे। क्या यह सब महज इत्तेफाक था? और फिर सोचिए, ललन सिंह पहले निशांत को मनाते हैं, निशांत तैयार होते हैं, तब जाकर नीतीश से बात होती है। यानी पहले बेटे को राजी किया, फिर बाप से बात की। ये सीक्वेंस बताता है कि ये एक सोची समझी स्क्रिप्ट थी। लेकिन यहाँ एक और पहलू है। नीतीश कुमार कोई भोले भाले नेता नहीं है। उन्होंने बीजेपी के साथ, आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ, हर किसी के साथ गठजोड़ किया और तोड़ा। वो हर खेल के खिलाड़ी हैं। अगर वो नहीं जाना चाहते तो क्या कोई उन्हें ज़बरदस्ती भेज सकता था? शायद नहीं। तो फिर सच क्या है? सच शायद ये है कि दोनों तरफ से एक समझदारी बनी। बीजेपी को बिहार में अपना सीएम चाहिए था, नीतीश कुमार को एक सम्मानजनक विदाई चाहिए थी और निशांत को लॉन्च करने का मौका चाहिए था। तीनों की ज़रूरतें मिली और डील हो गई। ये वो राजनीति है जो कैमरे के सामने नहीं होती, ये बंद कमरे में होती है, चाय की चुस्कियों के बीच होती है, दिल्ली की उड़ानों में होती है, और यही बिहार की राजनीति का असली चेहरा है। लेकिन अब एक और सवाल बचता है, और वो सवाल है कि आगे क्या? नीतीश दिल्ली चले गए, निशांत बिहार की राजनीति में आ गए, लेकिन बिहार का अगला सीएम कौन होगा? जदयू का क्या होगा? और क्या निशांत कुमार अपने पिता की विरासत को संभाल पाएंगे?
तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आगे क्या होगा। पहली बात, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि वो राजनीति से रिटायर हो रहे हैं। राज्यसभा में जाना मतलब दिल्ली में एक मजबूत आवाज होना, केंद्र की राजनीति में सीधी भागीदारी और बिहार पर नजर बनाए रखना। नीतीश कुमार का दिल्ली जाना उनका अंत नहीं है, यह एक नई पारी की शुरुआत है। दूसरी बात, बिहार का अगला सीएम कौन होगा, यह सवाल अभी सबसे बड़ा है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो स्वाभाविक रूप से सीएम उनका होगा, लेकिन कौन? सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है, लेकिन बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब तक नाम की घोषणा नहीं होती कुछ पक्का नहीं है। तीसरी बात, जदयू का क्या होगा, यह सबसे दिलचस्प सवाल है। नीतीश कुमार के बिना जदयू क्या है, ये सवाल पार्टी के हर नेता के मन में है। संजय झा वर्किंग प्रेसिडेंट है, ललन सिंह का अनुभव है, लेकिन जो जमीन नीतीश के नाम पर बनी है वो जमीन बनाए रखना आसान नहीं होगा। और चौथी बात, निशांत कुमार, ये वो नाम है जिस पर सबकी नज़र है। देखिए, बिहार की राजनीति में वंशवाद कोई नई बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव आज विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं। तो निशांत का आना कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन फ़र्क ये है, तेजस्वी के पास लालू की ज़मीन थी, लालू जेल में थे तो तेजस्वी को मजबूरी में मैदान में उतरना पड़ा। चिराग के पास रामविलास पासवान की पुरानी सियासी विरासत थी। निशांत के पास क्या है, एक बड़ा नाम है, पिता की विरासत है और संजय झा जैसे गाइड है। लेकिन बिहार की जनता को जीतने के लिए सिर्फ नाम काफ़ी नहीं होता, ज़मीन पर उतरना पड़ता है, धूप में निकलना पड़ता है, गांव-गांव जाना पड़ता है। अभी निशांत की असली परीक्षा शुरू भी नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार की राजनीति एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। एक युग खत्म हो रहा है, नीतीश कुमार का युग, और एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। लेकिन ये नया अध्याय कैसा होगा, ये तय करेगी बिहार की जनता और तय करेगा वक्त। राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ना सत्ता, ना गठजोड़, ना दोस्ती और ना दुश्मनी। बिहार ने यह बात बार बार साबित की है और आगे भी करता रहेगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।